subscribe to our channel and press the bell अस्सलामुअलैकुम icon. अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जमात नहम के तारीख़ और सियासी साइंस के 10वें सबक बदलती ज़िंदगी हिस्से दुवम के वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस सबक में हम ज़बान, खेल, ड्रामा, फ़िल्म, अखबारात और टेलीविज़न के शोबों में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ज़बान। भारत में हिंदी, उर्दू, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और सिंधी ज़बानें अहम हैं। इन ज़बानों की बोलियां भी मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद अब कम होती जा रही है। अगर वक्त पर इनकी हिफाजत न की गई तो एक अहम विरसा ख़त्म होने का अंदेशा है। इसके बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए हर जगह पहुंचने वाली हिंदी उर्दू ने लिसानी एतबार से मुल्क को जोड़ने का काम किया है। 1961 में नागालैंड की ज़बानों की तफसील, यानी ज़बान और आबादी का तनासब। अनगामी 3,37,066, 3,33,766, लोथा 26,565, रेंगमा 5,786, खीज़ा 7295, संगतम 15,508, सीमा 47,439, एवो 55,904, चारवेसंग 339, संगतम पोचोरी 2736। अब ये देखिए बहुत सारी ज़बानें एक साथ बोली जाती है। इस तकसीम का असर कोहिमा आकाशवाणी केंद्र पर हुआ। इसे 25 बोलियों में प्रोग्राम नशर करने पड़ते, जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, नागा बोली और दीगर 16 नागा ज़बानें शामिल हैं। अब देखिए नागालैंड जो है ये एक क़बायली इलाक़ा है और क़बायली लोगों की मुख्तलिफ़ बोलियों की वजह से वहाँ पर अलग अलग बोलियों में आकाशवाणी को प्रोग्राम नशर करने पड़ते हैं। 1990 के बाद शुरू होने वाली आलमकारी के सबब भारत में अंग्रेज़ी ज़बान की अहमियत बढ़ती चली गई और अंग्रेज़ी रोज़ी रोटी की ज़बान बन गई। देखिए असल ज़बान जो है भारत में बोली जाने वाली, वो भारत की असल ज़बान हिंदी, उर्दू या हिंदुस्तानी ज़बान है, लेकिन अंग्रेज़ी की अपनी अहमियत है। ये सरकारी ज़बान के तौर पर भी आगे इस्तेमाल में लाई जाती है। अब मुलाजिमत के कई मौक़े इस ज़बान की वजह से मैसर होने लगे हैं, यानी जिन्हें अंग्रेज़ी आती है उनको इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है, नौकरी जल्दी मिल जाती है, ऐसा तस्वुर किया जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान सीखने में भारत के लोग सबसे आगे हैं। इस अमल के ज़ेर असर इलाक़ाई ज़बानों के वजूद को ख़तरा लाहक ना होने देने के लिए एहतियात करना ज़रूरी है। देखिए अंग्रेज़ी के इस्तेमाल और अंग्रेज़ी की बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से इलाक़ाई ज़बानों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब महाराष्ट्र में बोली जाने वाली बोलियाँ कौन कौन सी है? मराठी के अलावा अहिरानी बोली जाती है, कोंकणी बोली जाती है। अब खेल, आज़ादी से कबल खेल के शोबे में गिने चुने खेलों का शुमार होता था, यानी आज़ादी से पहले फ़ुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट वगैरह या फिर जो देहातों में खेले जाने वाले खेल है जैसे कि कुश्ती है या फिर खो खो है, गिल्ली डंडा वगैरह ये खेले जाते थे। अब चंद खिलाड़ियों ने इसमें तब्दीली लाई जिसकी वजह से खेल और खिलाड़ी दोनों ही मशहूर हो गए हैं। इसकी एक मिसाल गीत सेठी है। अब गीत सेठी कौन है? ये मशहूर बिलियर्ड्स खेल के क़िस्म स्नूकर में सेठी ने आलमी शोहरत हासिल की है। यानी बिलियर्ड्स का एक गेम होता था जिसमें स्नूकर जो है वो गेम खेलते थे। कौन खेलते थे? गीत सेठी, और उन्हें इंटरनेशनल फेम मिला, आलमी शोहरत याफ्ता हो गए वो। इन्होंने 15 साल की उम्र में नौजवानों के लिए बिलियर्ड्स की कौमी चैम्पियनशिप हासिल की। यानी ये इनकी एक अपने तौर पर उपलब्धि थी कि 15 साल की उम्र में ही गीत सेठी ने नेशनल चैम्पियनशिप जीत ली थी। इसके बाद कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर जीत हासिल की, यानी बाद में वो इंटरनेशनल लेवल बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कामयाब रहे। बैनुल-अक़वामी पेशेवराना मुकाबलों में 5 मरतबा, गैर पेशेवराना आलमी बिलियर्ड्स मुकाबले में 3 मरतबा जीत हासिल की। यानी गीत सेठी की जो उपलब्धि थी वो बहुत ही बढ़िया थी। उन्होंने इंटरनेशनल गेम्स में 5 बार तो चैम्पियनशिप जीती थी जो पेशेवराना थे, और उसके बाद गैर पेशेवराना में बिलियर्ड्स के 3 मरतबा हासिल की।
अब इनकी वजह से इस खेल को शोहरत हासिल हुई, अखबारात में इस खेल से मुताल्लिक़ खबरें शाये होने लगी, जिसका सेहरा गीत सेठी के सर बनता है। अब देखिए, जो अगर कोई खिलाड़ी मशहूर होता है तो उसके साथ साथ खेल भी मशहूर होता है। जैसे अगर सचिन का तेंदुलकर मशहूर हुए हैं तो उनके साथ क्रिकेट, और क्रिकेट मशहूर है तो उनके साथ सचिन तेंदुलकर। अब मुल्क के उभरते हुए खिलाड़ियों को उन्होंने एक नया मैदान फराहम किया कर दिया है। 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर एक तारीख मुरतब की और इस खेल को मुल्क में बेपनाह मकबूलियत मिली। इसी साल सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कायम किया और 1985 में भारत ने बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट मुकाबले में फ़तह हासिल की, जिसकी वजह से मुल्क की हर रियासत में क्रिकेट खेला जाने लगा। देखिए, पहले कहा जाता था कि क्रिकेट जो है ये सिर्फ शहरी इलाक़ों का खेल है, लेकिन बाद में इतनी मकबूलियत बढ़ी। पहले तो 1983 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता भारत ने, उसके बाद बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप जीता, सुनील गावस्कर ने सेंचुरी बनाने की 34 सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया, तो उसके बाद में ये खेल हर तरफ खेला जाने लगा। अब इसमें कौमी खेल कौन सा था? हॉकी। हमारा कौमी खेल क्या है? हॉकी है, वो पीछे रह गया और क्रिकेट तेज़ी से मकबूल होता गया। क्रिकेट को बुनियाद बनाकर चंद फिल्में भी बनाई गई थी। टेलीविज़न पर क्रिकेट पूरे 5 दिन टेस्ट मैच और पूरा 1 दिन वनडे मैच नशर किया जाने लगा। देखिए, क्रिकेट की अब तो लाइव टेलीकास्ट हो रही है और इस पर कुछ फिल्में भी बनाई जा चुकी है। हॉकी पर भी चक दे जैसी फिल्म बनाई गई थी, जबकि क्रिकेट पर लगान, इकबाल और MS धोनी जैसी फिल्में बनाई जा चुकी हैं। एशिया और ओलंपिक मुकाबलों में भारत ने शिरकत की थी। 2000 ईस्वी के ओलंपिक में कर्नम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में तमगा हासिल किया और ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई। अब देखिए, कर्नम मल्लेश्वरी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और उन्होंने 2000 के ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में एक तमगा हासिल किया था, एक मेडल हासिल किया था और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। हॉकी, तैराकी, तीरंदाजी, वेट लिफ्टिंग, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह मुकाबलों में भारत की नुमाइंदगी में इजाफ़ा होता चला गया। देखिए, पहले भारत में ये तमाम खेल मकबूल नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे टेलीविज़न का दायरा बढ़ता गया ये तमाम चीज़ें मकबूल हो गई और मशहूर होने के बाद खिलाड़ी इन में भी तबाह आजमाई करने लगे, जैसे कि बॉक्सिंग में मैरी कॉम की कामयाबी के बाद में हुआ था। ड्रामा और फिल्म भारतीयों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पहले ज़माने में ड्रामे काफ़ी देर तक चलते थे। देखिए, पुराने ज़माने से ही ड्रामे भारत में बड़े पैमाने पर बताए जाते थे और ड्रामों के लिए ये तकरीबन 200 साल से भारत में चला एक रिवायत चली आ रही है। लेकिन फिल्मों का सिलसिला 100 साल पहले ही शुरू हुआ। कभी कभी रात भर पेश किए जाने वाले जो ड्रामे थे, ये नाटक ख़ास तौर पर दीही इलाक़ों में, महाराष्ट्र के लावनी वगैरह पेश की जाती थी, महाराष्ट्र के देहातों में। लेकिन अब ड्रामों की नोयत, तकनीक और दौरानिया तब्दील हो गया है। यानी अब पहले ही जैसे ड्रामे नहीं हो रहे। अब तो ड्रामे कैसे होते हैं? एक घंटा, आधे घंटे के ड्रामे होते हैं, लोगों का ज़्यादा वक्त उसमें नहीं लगता। अब मुख्तलिफ़ शोबों के लोग ड्रामों में हिस्सा लेने लगते हैं। मौसीकी, थिएटर की अहमियत पहले से कम होती गई। मजहबी और तारीख़ी मौज़ूआत की बजाय सियासी, समाजी मौज़ूआत के शोबे में फ़ौक़ियत हासिल होने लगी। यानी पहले जो ड्रामे होते थे वो मजहबी और तारीख़ी होते थे, या फिर कुछ है तो म्यूज़िकल ड्रामे होते थे। बाद में ये सियासी और समाजी ड्रामों को इसमें फ़ौक़ियत हासिल हो गई। अब फ़िल्मी मैदान में ब्लैक एंड वाइट फ़िल्मों के बाद रंगीन फ़िल्मों का दौर आया। तफरीही मैदान में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मुकाम नहायत आला है। ज़माने और हालात के एतबार से फ़िल्में बनने लगी, मुल्क के बाहर भी शूटिंग होने लगी। अब देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पूरे भारत को यकजा करने में, जोड़ने में और उनके गीतों ने वो एक ज़बान को यकसुई बख्शने में बड़ा किरदार अंजाम दिया है। अब मुल्क के बाहर भी शूटिंग होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ? दीगर ममालिक में भी भारत की हिंदी फिल्में मशहूर होने लगी, जिसकी वजह से बैरूनी ममालिक के मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ शूटिंग की जाती थी, वहाँ के मनाजिर स्क्रीन पर नज़र आने लगे। यानी लोगों को दुनिया के दीगर हिस्सों की भी सैर होने लगी। अब गैर मुल्की फ़िल्मों के मुल्की ज़बानों में तर्जुमे होने लगे, यानी डबिंग होने लगी।
अब गैर मुल्की यानी अंग्रेज़ी, ख़ास तौर पर अंग्रेज़ी फ़िल्मों की डबिंग होती है। अब तो जो रियासती फ़िल्में हैं, ख़ास तौर पर जनूबी भारत की तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की जैसे कि केजीएफ, बाहुबली या रोबोट वगैरह ये फ़िल्में भी हिंदी में डब होकर अभी पेश की जाने लगी है। अंग्रेज़ी फ़िल्मों के मुकालमों के हिंदी तर्जुमे भी स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हुए। इसे सबटाइटल्स भी कहा जाता है, यानी जो हिंदी तर्जुमे अगर स्क्रीन पर दिखाते हैं तो सबटाइटल्स होता है, अगर मुकालमे अदा किए जाते हैं तो वो डब की गई फ़िल्म होती है। हिंदी फ़िल्मों का मुकाबला आलमी सतह की फ़िल्मों से होने लगा। हिंदी फ़िल्मों ने सारी दुनिया में रसाई हासिल कर ली। अब देखिए, हिंदी फ़िल्मों को आला मुकाम देने में भारत के बड़े फ़िल्मकारों का, जैसे कि सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल वगैरह का बड़ा हाथ है। इसके अलावा ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दीगर लोगों ने भी बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब हिंदी फिल्मों ने सारी दुनिया में रसाई हासिल कर ली। सियासत, समाजियात, सनत, साइंस और टेक्नोलॉजी वगैरह की अक्कासी हिंदी फिल्मों में की जाने लगी। अब देखिए, भारत में सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल नहीं होने लगा, बल्कि उसमें तमाम चीज़ों टेक्नोलॉजी के नए दौर, जैसे ख़ास तौर पर रोबोट जैसी फ़िल्म या बाहुबली जैसी फ़िल्म में जो स्क्रीन प्ले के को चेंज करके पेश किया जाता है, वहाँ पर उसकी बड़ी वाहवाही होती है। एस्टमन कलर फिल्में, अभी 3D फिल्में भी बनती है, जैसे कि छोटा चेतन वगैरह। पहले एक सिनेमाघर होता था, अभी क्या हो गया, अभी मल्टीप्लेक्स हो गए, यानी एक स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन की जो रिवायत थी उसके बजाय अब मल्टीपल स्क्रीन आ गई, जिसे आप मल्टीप्लेक्स कहते हैं। अब जिसकी वजह से 100 हफ्ते एक जगह चलने वाली फ़िल्मों की बजाय एक ही फ़िल्म मुल्क व बैरून मुल्क हज़ारों सिनेमाघरों में एक साथ दिखाई जाने लगी। यानी पहले कैसा होता था कि 100 हफ्तों में कोई फ़िल्म चलती थी, अभी ऐसा हुआ कि एक साथ 100 सिनेमा घर में एक ही फ़िल्म लगाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी कामयाबी और कमाई पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब फ़िल्मों की इक़्तिसादियत यानी इकोनॉमिक्स पे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। यानी पहले जो 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने वाली फ़िल्में अब जो है 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 2100 करोड़ तक चली गई है। अब फिल्म साजी को सनत का दर्जा हासिल हो गया, यानी इंडस्ट्री बन गई है, और इस सनत ने करोड़ों लोगों को अपने अंदर समोने का आगाज़ किया। इलाक़ाई ज़बानों की फ़िल्में कसरत से बनने लगी हैं। इलाक़ाई यानी कि जैसे कि पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी वगैरह तमाम ज़बानों की फ़िल्में। अखबारात, बदलते तर्ज़ ज़िंदगी के असरात अखबारात और नशर व इशाअत पर भी मुरतब हुए, जिसकी वजह से इज्तिमाई और शख्सी ज़िंदगी भी मुतासिर होती चली गई। यानी अखबारात, अब हर चीज़ तब्दील हो रही है तो अखबारात भी तब्दील होंगे, अखबारात का तरीक़ाकार भी तब्दील होगा और इंसानी ज़िंदगी पर यह असरानंदाज भी होगा। आज़ादी के बाद के दौर में रोज़मर्रा की ताज़ा ख़बरें आवाम तक पहुँचाना, इश्तहारात के ज़रिए सनत व उर्फ़त को तरक्की देना, राय आम्मा क़ायम करना, अवामी राय के मुताबिक फ़लाह व बहबूद के काम करके इन्हें मुतासिर करना और मौका आने पर इनकी क़यादत करना, बेदारी पैदा करना, हुकूमती ख़ामियों पर एतराज़ात करना वगैरह मुख्तलिफ़ कामों के लिए अखबारात का सहारा लिया जाता था। पुराने ज़माने में यकरंगी अखबारात शाये होते थे, यानी ब्लैक एंड वाइट रहते थे। आजकल कलरफुल अखबार आ रहे हैं, यानी रंगीन अखबारात शाये हो रहे हैं, छप रहे हैं। अब देखिए, जो काम है जैसे कि इश्तिहार है, ये तो अभी अखबारात का हिस्सा है। सनत व हरफत को तरक्की देना, ये भी हिस्सा है। राय आम्मा क़ायम करना, अवामी राय के, अब ये जो चीज़ें हैं, फ़लाह बहबूद, क़यादत, बेदारी, हुकूमती ख़ामियों पर एतराज़, ये सब चीज़ें हैं तो अखबारात ने छोड़ दी, जिसकी वजह से अभी रुझान बदल गया है। फिर ज़माना बदला और अखबारात रंगीन हो गए। तालुक़ा या ज़िलाई सतह पर मशहूर अखबारात को अब रियासती सतह के मशहूर व मकबूल अखबारात का मुकाबला करना पड़ रहा है। अखबारात अब पहले से ज़्यादा तेज़ी से हरकत में आ गए हैं और खैज़-ज़दा लोगों के लिए फ़ंड इकट्ठा करना, सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड जमा करना, माशी एतबार से कमज़ोर मगर ज़हीन तलबा व तालिबात की आला तालीम के हसूल में मदद करना, सक़ाफ़ती इजलास मुनाक़िद करना, इन्हें फ़रोग़ देना वगैरह मुख्तलिफ़ ज़राए से अखबारात हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा बनते जा रहे हैं। यानी पहले जो छोटे छोटे अखबारात ताल्लुक़ा लेवल पे या 10 शहरों में शाये होते थे, अब रियासती सतह पर जो बड़े अखबारात बनते हैं तो उनसे मुकाबला आ रही होती है।
और इससे बेदारी का भी काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। कहीं पर क़ैद पड़ गया, कहीं सैलाब आ गया, तो उसके लिए फ़ंड इकट्ठा करने का एक ज़रिया भी बन गए हैं। टेलीविज़न। आज़ादी के बाद भारत में टेलीविज़न की आमद हुई। इब्तदाई दौर में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करता था, जो बाद में रंगीन हो गया। इब्तदाई ज़माने में महदूद औक़ात में महदूद प्रोग्राम नश्र हुआ करते थे। बाद में तालीमी ख़बरें, तालीमी इजलास, सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के दौरों की तफ़सीलात, ख़बरें वगैरह नश्र की जाने लगी। यानी शुरू में टेलीविज़न कैसा था? ब्लैक एंड वाइट था, यानी कि वहाँ पर रंगीन नहीं था, जो बाद में उसे रंगीन किया गया। और पहले जो उसके प्रोग्राम के टाइम थे वो महदूद थे, यानी कि सिर्फ सुबह से दोपहर तक होगा। लेकिन अब तो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन के प्रोग्राम उस पर नश्र किए जाने लगे। पहले सिर्फ तालीमी ख़बरें और तालीमी इजलास थे। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म के दौरों की तफसीलात ख़बरें नश्र की जाती थी। अब बाद के ज़माने में क्या हुआ? रामायण और महाभारत जैसे टीवी सीरियल ने लोगों की अक्सरियत को अपने सामने पर बैठने पर मजबूर किया। यानी जब 1980 के दशक में 1980 की दहाई में रामायण और महाभारत को टीवी पर दिखाया गया, तो लोगों के सामने ये टीवी सीरियल बड़े पैमाने पर एक किस्म की एंटरटेनमेंट का तफरीह का ज़रिया बन गए। ये सीरियल शोहरत और मकबूलियत की चोटी को पहुंच गए। 1991 ईस्वी में CNN चैनल ने इराक़ जंग की रास्त नशरियात यानी लाइव टेलीकास्टिंग की, जिसकी वजह से भारत में टीवी चैनलों की दुनिया ही बदल गई। यानी 1991 में ये गल्फ़ वार हो रही थी, इराक़ में जंग हो रही थी, जिसे आप खलीज की जंग भी कहते हैं। और वहाँ पर उसकी जो लाइव टेलीकास्ट हुई थी, जैसा मैच होता है क्रिकेट मैच, वैसी टेलीकास्टिंग की वजह से ये वार की किसी भी जंग की रास्त नशरियात का पहला मौका था। अब उससे टीवी चैनलों की दुनिया ही बदल गई। 1998 ईस्वी में यानी 1998 में प्राइवेट चैनल जैसे कि स्टार प्लस या ZTV सैटेलाइट टेलीविज़न एशिया रीजन की भारत में आमद हुई, जिसकी वजह से भारत में इब्तदाई दौर की गैर दिलचस्प यकसानियत भरी और तशहीरी किस्म की ख़बरों की दुनिया ही बदल गई। और उसी का असर, उसी की सज़ा हम आज भी भुगत रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे टीवी चैनल कमर्शियल हो गए हैं। ज़बान, तरीक़ाकार, पेशकश, सजे हुए स्टूडियो और ऊबी गाड़ियों, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन के इस्तेमाल से इन चैनलों ने इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसकी वजह से ख़बरों में बेबाकी और प्रोग्रामों में रंगारंगी पैदा हुई। देश का कोना कोना एक दूसरे से मरबूत हो गया। सियासत पर भी इसके असरात मुरतब हुए और पूरे मुल्क में तब्दीली आई है। अब देखिए, इसमें सियासी अफराद टेलीविज़न का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी करने लगे हैं। अब तक हमने जदीद भारत की तारीख़ का मुताला किया और अगले साल हम तारीख़ मज़मून की अमली ज़िंदगी का मुताला करेंगे।